Hello, students. Welcome to your favorite Vipin Sharma Physics channel. Right? Dear students, आज हम करने जा रहे हैं फ्रिक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर न्यूमेरिकल्स. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. जब भी हम चलते हैं, वॉक करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो हम बेसिकली वॉक करते हैं जब, तो हम लोग जैसे वॉक करते हैं लाइक दिस, आई एम वॉकिंग. सो what is happening, I am pressing the ground in the backward direction or floor in the backward direction, and floor in turns pushing me in the forward direction. It means that if I am pushing it, I am moving in this direction. If I am pushing in the back, I am moving in this direction. Now the question is, what makes me to move? मुझे कौन रिएक्शन दे रहा है? बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे फ्लोर रिएक्शन दे रहा है, और मेरा पाँव जो है, मेरा क्या किसी का भी पाँव जो चलता है, वो पीछे की ओर इस फ्लोर को पुश कर रहा है, और फ्लोर मुझे एक फॉरवर्ड रिएक्शन दे रहा है ना. अब बहुत ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो. जब हम किसी बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करते हैं, और वो बॉडी जो है एक अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है, चलती है. क्यों? वो अपोजिंग फोर्स कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आप कभी बचपन में स्लाइड्स के ऊपर बैठे होंगे. आपने देखा होगा आपके स्कूल में या फन पार्क में ऐसे स्लाइड होती है लाइक दिस. तो आप यहाँ बैठे और स्लाइड करके नीचे आते हैं. कई बच्चे बचपन में स्लाइड करते थे. वो स्लाइड उस वक़्त जब हम छोटे होते थे तो ज़्यादा प्लास्टिक की नहीं होती, सीमेंटेड होती थी. तो बड़ा क्रेज़ होता था कि यार स्कूल में हमारे झूला लगा हुआ है, स्लाइड करते हैं हम लोग. तो हम लोग जब रूटीन में स्लाइड करते रहते थे, तो कभी कभी उठते ही नहीं थे. जैसे स्लाइड से यहाँ बैठे, यहाँ आ गए, तो स्लाइड से उठते ही नहीं थे. बंदा बोलता था उठ जा यार. नहीं उठना. क्यों? बस तुम लोग जाओ घर, हम बाद में उठेंगे. आ जा यार, बस नहीं तुम जाओ. और कुछ गर्मी में ठंड का एहसास होता था. मालूम है क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्राउज़र है या हमारा हाफ पैंट है, वो बार बार जब हम स्लाइड करके नीचे उतरते थे, तो वो कम, मतलब पंजाबी में हम बोलते हैं बोदा हो जाता सी, मीन्स कम, उस कपड़ा उसका घिस जाता था, और फिर वो तो इसलिए वो फट जाता था, तो उठते नहीं थे, अंधेरे में जाते थे घर में ऐसे ऐसे करके. वो क्यों ऐसा होता था? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इज बेसिकली एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when a body slides or tends to slide on the surface of another
बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक को आपने पुश किया तो ब्लॉक पोजीशन ए से चल के पोजीशन बी पे पहुंच गया. अब अगर हम सरफेस बदल देंगे तो ब्लॉक पोजीशन ए से चल के तो किसी पोजीशन सी पे पहुंचेगा. ये यार फ्रेम से बाहर जाता है, मैं इसका फ्रेम शिफ्ट करता हूं. तो जैसे यहां पर ब्लॉक रखा ए पे, तो जैसे ही हमने ब्लॉक को पोजीशन ए पे रखा, पुश किया, तो ये किसी पोजीशन सी पे पहुंचा. आप देख रहे हैं कि सरफेस 1 पे ये पोजीशन बी जो है ये कुछ डिस्टेंस की है, और सरफेस 2 पे ये जो पोजीशन है ये कुछ थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है. तो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो स्टूडेंट्स. सरफेस 1 पे सेम फोर्स लगाने से, फोर्स सेम लगाई हमने P, और इस पे भी P लगाया, तो एक पे डिस्टेंस कैलकुलेट करो, दूसरे के कंपैरिजन में तो इट इज मोर. सो स्टूडेंट्स, ये ए से बी गया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, से यहाँ पर से x1 और यहाँ पर x2, तो x2 जो है ग्रेटर देन x1. फोर्स सेम है, force is same, block is same, but the nature of the surface in 1 is different than the nature of surface 2. What makes it to travel more in 2 than 1? The answer is very simple. The friction is, opposing force in 2 is less than the opposing force in 1. So it means that there is so many opposing forces available in 1, so it stops early, and in 2 the opposing force is less, so it continues to move. So conclusion: whenever a body slides on the surface of another body, an opposing force comes into play. That opposing force is called force of friction. Hope it is clear. Now, what is friction force? Is it a vector or a scalar? Should we discuss it? Hope it is all clear. See students, to explain this, you must have a full knowledge of vectors. You know, there is a block, it's lying on surface 1. I apply force P, the force of friction opposes, that is F. When we apply force P, the force of friction is F. If we are sliding it left to right, and if we are sliding it
right to left. Then students, this is force of friction, this is applied force. So it is crystal clear that force of friction is not having any obvious direction. Therefore, it is not a vector. Like pressure, जैसे प्रेशर स्केलर होता है, उसकी भी ऑब्वियस डायरेक्शन नहीं होती, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी ऑब्वियस डायरेक्शन नहीं है. सो इट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज अ स्केलर. होप इट इज क्लियर, right? So friction is an opposing force which comes into play whenever there is a relative motion between the two surfaces in contact. Hope it is okay. Now I will teach you types of friction. So students, there is two types of friction we will discuss. The first type of friction is sliding friction. Already I am discussing some concepts, sliding friction. Sliding friction and the another part is rolling friction. First of all, we'll talk about the sliding friction. When a body slides on the surface of another body, then what happens? Sliding friction comes into play. What is the cause of sliding friction? Students, the first cause is old view. What is old view? There is two surface we place like this, and these two surfaces are rough surfaces, These are rough surfaces. These surfaces are rough surfaces, and we have placed it one over the other, and you find what happens here. The surface interlocks with each other. You see, these kind of interlocking takes place. When we apply a force P, then opposing force F takes place in the opposite direction. That arises due to interlocking. That arises due to interlocking. Every time we have to break that interlocking. जब हम एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को रखते हैं, तो दोनों सरफेसेस के अंदर रफनेस होती है. एज ए रिजल्ट सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लेते हैं और हमें ब्रेक करना पड़ता है वो इंटरलॉक. सिंपल. The interlock has to be
ब्रोकन। वो रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है। इजी। तो जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो स्टूडेंट्स एक रिएक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले होना शुरू हो जाता है। वो जो रिएक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सोच के एक कॉन्सेप्ट बना के अगर हम रफनेस को डिक्रीज कर देंगे तो सरफेस विल always be not experiencing force of friction over each other, means that the two surfaces are smoothest, so there is no friction. Then Newton law, first law or Galileo's law of inertia is valid. Once the body is sliding, it will continue to slide. सो यहां से एक रफनेस से एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम दो सरफेसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दें तो क्या होगा, वो सरफेसेस जो हमने स्मूथ किए उसके ऊपर एक दूसरा सरफेस हमने डाल दिया तो वो अगर स्लाइड करेगा, दो स्मूथ सरफेस मींस एक सरफेस स्मूथ दूसरा भी स्मूथ, दोनों एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे तो उनमें फ्रिक्शन ही नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, अपोजिंग फोर्स नहीं होगी। तो बॉडी एक बार स्लाइड की तो लॉ ऑफ इनर्शिया बाय गैलीलियो या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये वैलिड हो जाएगा और बॉडी स्मूथली चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। है ना इंटरेस्टिंग? चलो, बड़ा अजीब सा एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक सरफेस उसके ऊपर दूसरा सरफेस, दोनों बड़े स्मूथ और द टू स्मूदेस्ट surfaces in contact। जब इन पे फोर्स लगाई P, भाई ये तो रुकेंगे नहीं, भाई साहब ये स्लाइड ही नहीं किया। डियर स्टूडेंट, इट डजंट स्लाइड, ये ऐसे ही रह गया। दो स्मूथ सरफेसेस ये सोच के रखे गए एक दूसरे के ऊपर, दिस इज ए दिस इज बी, कि ये कभी स्लाइड ही नहीं करेंगे, लेकिन ये तो वेल्डिंग की तरह चिपक गए, नॉट एबल टू स्लाइड। क्या कारण हो सकता है भाई? अद्भुत, अमेजिंग ऑब्जर्वेशन, isn't it? We have placed two surfaces in contact. Surfaces are smoothest, keeping in mind when the two smoothest surfaces are placed in contact, there will be no friction. The body will continue to slide, 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 but it rather is sticking like with an adhesive cement, जैसे वेल्डिंग कर दी गई हो। ठीक है भाई साहब, क्या कारण हो सकता है?
अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बना, इसका नाम रखा हमने मॉडर्न व्यू। जब हम दो सरफेसेस को स्मूदेस्ट कर देते हैं तो होता क्या है, एक सरफेस के जो एटम्स हैं दूसरे सरफेस के एटम्स के इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस लगना शुरू हो जाती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन उसमें लगना शुरू हो जाती हैं और दो सरफेसेस स्मूदेस्ट हैं, तो एक एटम दूसरे सरफेस के एटम आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। एज ए रिजल्ट इस बॉन्ड को तोड़ने असंभव हो जाता है एंड इसलिए दो स्मूदेस्ट सरफेसेस में इंस्टेड फ्रिक्शन जीरो हो और बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, when we place the two surfaces in contact, they are smoothest, then what happens? The surfaces come so close to each other, the atoms of one surface starts influencing the atoms of another surface. Consequently, there is a strong bonding because nucleus of one influences the electrons of the other and nucleus of the other vice versa. Electromagnetic interaction comes into play and the modern view gives the cause of friction is electromagnetic interaction. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर हमने रख दी और वो स्मूथ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, अगर वो रफ है तो इंटरलॉकिंग। एक मिनट में लाइट ये स्पार्क कर रहा है दोस्त, यस, तो ये इंटरलॉक हो रहा है। क्या जब इंटरलॉकिंग हो रही है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस नहीं हो रही? तब भी हो रही है। जब ये दो सरफेसेस बहुत क्लोज आ जाते हैं तो इंटरलॉकिंग के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस भी comes into play. My dear students, this is what the concept of the friction is. Friction, whenever a body slides and tends to slide over the surface of another body, an opposing force comes into play. That opposing force is called force of friction. It is not a vector quantity, it is a scalar quantity. If the force is applied left to right, the friction acts right to left. The cause of friction, roughness causes interlocking, and if the two surfaces are smoothest, then there is electromagnetic attraction or interaction. तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन क्या है? जब भी एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रखी जाए, स्लाइड की जाए, तो एक अपोजिंग फोर्स लगती है। उस अपोजिंग फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर दो सरफेसेस बहुत स्मूथ हों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस बॉन्डिंग हो जाती है, अगर रफ हो तो इंटरलॉकिंग हो जाती है। होप इट इज क्लियर।
फ्रिक्शन वेक्टर है नहीं, फ्रिक्शन स्केलर है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑब्वियस नहीं है। अगर हम अप्लाइड फोर्स को लेफ्ट टू राइट लगाते हैं तो फ्रिक्शन राइट टू लेफ्ट लगती है एंड वाइस वर्सा। Hope it is clear, students. This was an introduction to the friction, right? Now, I am going to explain you laws of friction, right? Laws of friction. Students, the force of friction F is directly proportional to the normal reaction of the surface in contact. Like, if weight mg is down, the normal reaction is up. तो आप देखेंगे the force of friction is equal to mu into n. N is equal to mg. The force of friction is equal to mu mg. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड F is equal to mu n. Mu is called coefficient of static friction. F is equal to mu mg. Mu is static coefficient of friction. What is mu s? That is F upon normal reaction. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी न्यूटन में है, नॉर्मल रिएक्शन भी न्यूटन में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड न्यूटन दोनों सेम डायमेंशंस के हैं, सेम यूनिट्स के हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और एनी कोफिशिएंट, इसको म्यू एस भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। It does not depend upon the units. It simply depends upon the nature of the surfaces in contact. So, first law is this. Second, the force of friction is independent of area. It's law of area. The force of friction is independent of area of contact. कब? So long normal reaction
इज सेम। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। अगर क्या हो, अगर नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट हो, अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज ना करे, एंड नेचर ऑफ सरफेसेस तो खैर है ही फैक्टर, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब अगर हमारे पास जैसे एक ब्लॉक है इस साइज का, यही ब्लॉक ले लो, ये ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक का वेट mg है और नेचर इसका सेम है, अगर इस ब्लॉक का एरिया मैं इतना बड़ा कर दूं, अगर मैं इस ब्लॉक का एरिया बढ़ा दूं लेकिन इसका नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट सेम रहेगा, तो एरिया बढ़ने से इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आप सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि एरिया इंक्रीज कर दिया, नेचर ऑफ मटेरियल सेम रखा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं, बट नॉर्मल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आती है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम हम बोलेंगे F कैन बी इक्वल टू N। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? लॉस तो हमने बता दी आपको। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, जो म्यू है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो कैन इट बी ग्रेटर देन 1? यस, बाय increasing the state of roughness of the two surfaces in contact। तो म्यू का वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो ग्रेटर देन 1। नॉर्मली हम कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम इक्वल टू 1। नो, यू कैन इंक्रीज इट बाय इंक्रीजिंग द स्टेट ऑफ रफनेस। ऑब्वियसली आपने नेचर ऑफ सरफेस को चेंज किया, तो जब नेचर ऑफ सरफेस को चेंज करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे इफेक्ट आया। वेट तो सेम रहा लेकिन आपने उसका म्यू में पंगा ले लिया। कैसा लग रहा है? हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको एक सिंपल वे से, एक सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स को डिकोड करके बताने की। पहले मैं बहुत छोटे छोटे लेक्चर डालता था, 1 मिनट 2 मिनट्स के, फिर 3 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स।
मोबाइल से ही कर लेते थे, अब तो खैर विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी आर डूइंग ऑन ए सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो, ब्रीफ लेक्चर्स में कंसंट्रेशन बनता है या नहीं बनता, वो रील तो है नहीं इंस्टाग्राम की कि छोटी सी रील बना दी, गाना गा दिया और वो अजीब सी एक हंसी होती है, हो नो नो नो, वो यहाँ थोड़ी चलेगा। आपको अपने आप को कंडीशन तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद आपको सिखाता हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और रखते हैं, 10 एक जितना भी टाइम लगता है, 10 मिनट 7 मिनट, मैं आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या चीज़? ये एक हमारे पास ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं से, चलो इधर फोर्स लगाते हैं P, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा तो लगेगी इधर। तो इसका ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो N और F के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका रिजल्टेंट है R। ठीक है। तो अब मैं ये जो रिजल्टेंट है, इट मेक्स एन एंगल थीटा with the normal reaction and normal. तो angle of friction is theta. अब आप पूछोगे कि सर ये नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्यों नहीं है? नहीं, आपको उसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। पहले थोड़ा अपने अंदर के जो सवालों के उबाले आ रहे हैं ना, वो थोड़ा शांत रखो। अब मुझे ये बताओ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैरेलल स्लाइड कर गया। इसको OAB लेते हैं, तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB, व्हाट इज टेंजेंट थीटा? That is BA upon OA. What is BA? That is force of friction. What is OA? That is normal reaction. अभी मैंने म्यू डिफाइन किया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। म्यू एस भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना होना। म्यू लिखा मीन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू। How is it? Is it right? Easy है ना? आप सिंपली रिवाइंड करके देख लो। एक ना, मैं आपको फिर बोलता हूं, पढ़ाई में स्किपिंग नहीं करनी। मैं देखो बार बार किसी चीज को रिपीट भी नहीं करता, और मैं ज़्यादा एक पॉइंट को 2-3 साइनोनियम में नहीं कन्वर्ट करता, मैं सीधे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, हो गया ये।
अब मैं आपको सिखाता हूं एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास है ही, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, और ये मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। अरे यार, आप बैक में जाओगे तो मिल जाएगा, ये तो पूरा लेक्चर ही आपके पास है, मैं ही आपके पास हूं, ठीक है ना। अब मैं एंगल ऑफ रिपोज को एक्सप्लेन करता हूं कैसे। ये मैंने ना अपनी व्हीकल के पीछे लगाया हुआ था, ये ऐसे, मैंने कहा कोई देख लेता है रास्ते में तो वो देख लेगा कि ये सर जा रहा है फिज़िक्स वाला, तो कोई बच्चा रास्ते में पढ़ रहा हो तो वो उसको हेल्प मिलती है। पता नहीं, अब अपने अपने स्ट्रैटेजीज होती हैं, मेरे को अच्छा लगा, फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, देख रहे हो। अब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैं ये कटोरी रख देता हूं, ठीक है, तो मैं देखता हूं कि ये स्लाइड नहीं कर रही, जैसे मैं इसको किया ऐसे ही नहीं स्लाइड कर रही, नहीं स्लाइड कर रही। अब किया ना, ये देखो, अब ये स्लाइड कर रही है, ये देखो, मैं टैप कर रहा हूं, इट इज स्लाइडिंग डाउन, ये देखो, टैप करने से ये स्लाइड डाउन है ना। अब नहीं स्लाइड कर रही, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे ये स्लाइड कर रही है। जब कोई बॉडी पर्टिकुलर एंगल पे जस्ट स्लाइड करे, जस्ट स्लाइड करे, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब मैंने जो अभी ये दिखाया आपको, आई एम गोइंग टू शो यू हियर। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसका मास वही कटोरी mg, ये नॉर्मल, दिस इज अल्फा, दिस इज mg sin अल्फा, दिस इज mg cos अल्फा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बॉडी टेंड्स टू जस्ट स्लाइड डाउन, तो mg sin अल्फा इज न्यूमेरिकल इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। है ना, F is equal to mg sin alpha, that is force of friction. Because of mg sin alpha, it is coming down, and also F is equal to mu into n. What is n? That is equal to mg cos alpha. So students, mg sin alpha equal to mu mg cos alpha, mg gets cancelled, sin alpha upon cos alpha is equal to mu, then tangent alpha is equal to mu. तो tangent of angle of repose is equal to normal this coefficient of friction. अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको सिखाया था मैंने tangent theta is equal to mu, तो वहां से also tangent theta is equal to mu from first and second, tangent alpha is equal to tangent theta, alpha is equal to theta. So angle of friction is equal to angle of repose, and angle of repose is equal to angle of friction. That is theta. Hope मैंने फ्राई लिखा है, फ्राइडे मत समझना, फ्रिक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये
सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स करेंगे। ये बेसिक्स है, इट इज़ मस्ट बिफोर न्यूमेरिकल्स। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में मैं एक नेचुरल टीचिंग देता हूँ। ये आपका चैनल है। कोई भी सजेशन हो तो अबाउट में जाइएगा, वहाँ मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं आपको ऐप देने जा रहा हूँ। उस ऐप में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एनटीए के पैटर्न पे कर सकते हो। www.topranker.com, राइट। थैंक यू ऑल। होप आपको अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव रहा करो, जहाँ से भी सीखने को मिले उसको आप अडेप्ट करो। मेरा पर्पज़ क्या है? मेरा पर्पज़ है आप लोगों को असिस्ट करना। मीन्स मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, देखो मैं बहुत सिंपल लेवल पे पढ़ाता हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ लर्निंग फिज़िक्स। तो फिज़िक्स तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बिंदास बेफिक्र अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करो। समय मिलते मिलते मैं डालता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को हर गांव तक पहुंचाओ भाई, ठीक है। लैंग्वेज भी सिंपल है, टीचिंग मेथडोलॉजी भी सिंपल है। विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल आपका चैनल है। हमारे 2 ऐप्स हैं, एक सागा है। सागा में हम ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन लाइव पढ़ना तो सागा में आ सकता है। अगर किसी ने उसमें हम लोग लाइव क्लास देते हैं। एंड जो हमारा टॉप रैंकर है TOPRANKR, TOP, हाँ मैं लिख देता हूँ। इट इज़ www.topranker.com। जो topränker.com है, इस पे आप जाके ऐप को डाउनलोड करोगे, बहुत जल्दी ये ऐप अवेलेबल हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप इसमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे सकते हो। उसमें पूरा सिस्टम है, सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हैप्पी लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी। बाय।